है गाइस, मैं हूं मिस्टर रोशन और मैं इसके बाद में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 में लेकर आऊँ। ये छोटी वीडियो बनेगी। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद, इसका पार्ट 2 के अंदर हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर क्या होता है। राष्ट्रवाद वह समूह है जहाँ लोग एक जगह रहते हों और एक जैसी भाषा बोलते हैं। राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक विचार नहीं है, बल्कि यह भावना और विश्वास भी है। जब लोगों में यह भावना आती है कि हम सब एक हैं, तो इसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। जाहिर सी बात है, आज़ादी से पहले हम काफ़ी सारे राजाओं के अधीन थे, पर हर राजा एक दूसरे से लड़ना चाहता था, उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। वो पूरे भारत को एक नहीं मानते थे। पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम सब एक हैं, तो हम इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। एक राष्ट्र केवल सरकार से नहीं बनता, बल्कि संस्कृति, भाषा, धर्म और इतिहास, उनके रहन सहन से ही बनता है। जैसे कि हम लोगों ने जब आज़ादी में सब लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गए। कौन किसी की ये धर्म का, जाति का, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। हम सब लोगों ने मिलके उनका सामना किया था। तो ये एक एकता की भावना थी और उस टाइम पे इसे राष्ट्रवाद कहा गया था। जानते हैं राष्ट्रवाद का उदय वैसे हुआ कहाँ से? राष्ट्रवाद का उदय तब हुआ जब सामंतवादी व्यवस्था टूटी। तब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, जिसका श्रेय मैकियावेली जैसे विचारकों को जाता है, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को पनपने दिया। जी हाँ, ये वैसे तो हमारे यहाँ की ये शुरुआत नहीं थी, ये यूरोप में या फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही पॉसिबल हो पाया, जिसकी वजह से हमारे इंडियंस ने वहाँ जाके ये सारी चीज़ें, उनकी बुक्स या उस घटना का परीक्षण किया और उसके बाद में भारत में भी इस चीज़ को अपनाने की बात की गई। एक व्यक्ति था एंडरसन, इसके बारे में हम लोग ये देखते हैं। राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है जहाँ लोग एक दूसरे को नहीं जानते। जाहिर सी बात है, हम लोग तो अलग अलग हैं, हम लोग हर किसी को नहीं जानते, परंतु फिर भी वे एक राष्ट्र में रहते हैं और अपने देश से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि उनके लिए वो अपना बलिदान भी दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, फ़ौज में हमारे इतने सारे ये फ़ौजी भाई हैं, एक दूसरे से वो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने देश की रक्षा के लिए वो लोग बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। राष्ट्र के निर्माण में भाषाएं, जनसंख्या मानचित्र, संग्रहालय आदि उनकी याद में बने होते हैं, ताकि जो हम उस टाइम पे एक होकर लड़े थे, आगे अगर कोई दिक्कत आई तो हम लोगों को फिर से ऐसे ही एक होकर लड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे उन लोगों की याद है। ठीक है। मिस्टर एंथनी के अनुसार आधुनिक समाज में राष्ट्रवाद का विकास अचानक नहीं हुआ। इनकी जड़ें हमारे इतिहास में और संस्कृति में ये पहले से ही मौजूद थी, इनका ये मानना है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फिलोसोफर ने एक बात कही थी, पर मैंने उसका नाम नहीं लिखा है, पर बात बहुत अच्छी थी। राष्ट्रवाद एक भावना है, अगर इसे नज़रअंदाज किया जाएगा तो यह और तेज और विवादित हो जाएगा। मतलब हम राष्ट्रवाद को हम जितना इग्नोर करेंगे, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत पते की बात की गई है। बाद में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासकों की आलोचना की। उनका विचार था कि भारत कभी राष्ट्र नहीं था और ब्रिटिश शासकों ने भारत को राष्ट्रवादी बनाया, जबकि सम्राट अशोक के राज्य में लगभग पूरा भारत सम्मिलित था और एक दूसरे में सम्मान की भावना से दिखता था। भारत में प्राचीन काल से एकता थी और हमारा साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति भी थी। भारत में राष्ट्रवाद का विकास राष्ट्रीय आंदोलन का ही परिणाम था, जिसमें 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उस क्रांति में सारे के सारे जो राजा थे, मंगल पांडे जी थे, सब लोग एकजुट होकर लड़े थे। वो तो किसी कॉज की वजह से या हमारे कम कम्युनिकेशन की वजह से वो जो क्रांति थी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ठीक है। गांधी जी और दादा भाई नौरोजी मानते थे कि भारत एक राष्ट्र बनने की अवस्था में था, क्योंकि ये लोग विदेश में गए थे, वहाँ की किताब और घटनाओं को वो लोग पढ़ चुके थे। उनको पता था कि कब ये सिचुएशन आएगी। ब्रिटिश शासन ने जिस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण किया, उनको दादा भाई की एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की बुक में लिखा था। इस बुक में उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से हमारा ये शोषण किया गया, प्लस हमारे यहाँ से पैसा, जो सोना चांदी था, वो किस तरीके से ब्रिटेन पहुँच रहा था। ठीक है। इसके ऊपर मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या था? मार्क्सवादी विचारक उपनिवेशवाद को एक बुराई मानते थे और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से भारत पर कब्जा किया, वो एक अलग तरीके से कब्जा करना था। वो एक सोची समझी एक साजिश थी, क्योंकि उनसे पहले जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, वो या तो लूट के वो चले गए, और जो कुछ रह गए, जैसे मुग़ल जो नादिर शाह था, वो भारत में आया लूटपाट के और वो चला गया। पर मुग़ल साम्राज्य से वो लोग आए, वो लोग कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बस गए,
और वो हमारी ही संस्कृति में बस गए, परंतु ब्रिटिश शासन के आने पे हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा था। चूँकि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत से धन और संसाधनों को लूटना था। भारत की गरीबी का मुख्य जिम्मेदार उपनिवेशवाद भी है, जिसके कुछ चरण इस प्रकार हैं। व्यापारिक पूंजीवाद, इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, जिससे कि उन लोगों ने भारत में पूंजीवाद यानी बड़े जमींदारों के साथ मिलकर फैक्ट्री डाली और फिर धीरे धीरे पूरे राष्ट्र पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, यहाँ पे उन्होंने कुछ राजाओं के साथ साठगांठ करके और अपने कुछ मुनाफे वाली कुछ डील्स के थ्रू वहाँ पे अपनी फैक्ट्री डाली और धीरे धीरे पूरे राज्य पे हर जगह पे फैक्ट्री ये डालते डालते जब उन्हें लगा कि अब वक्त आ गया है, कि अब राजा कमज़ोर है, अब वक्त आ गया है कब्जा करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखें औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिकीकरण से मजदूरों को कम दामों पे मजदूरी पर रखा गया, जिससे भारतीयों का आर्थिक शोषण और ज़्यादा बढ़ गया, जिससे विदेशी उद्योग तो फल रहे थे परंतु भारतीय उद्योग और ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे। वित्तीय पूंजीवाद, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासकों ने उद्योगों पर एकाधिकार कर लिया, जिससे जहाँ भारत का एक सूती कपड़े का एक निर्यातक एक देश माना जाता था कि वो हर देश को निर्यात करता था अपना ये जो कपास था, अब वही कपास वापस इंग्लैंड के द्वारा नई फॉर्म में, मतलब कि वो कपड़ों के द्वारा वापस इंडिया में आता था। इसके अंदर ये वाली बात दिखाई गई कि किस तरीके से जो कपास था वो धीरे धीरे भारत 90% भारत से जाता था, लेकिन फिर बाद में वही ब्रिटिश उसे महंगे दामों पे बेच देते थे और उसमें से कुछ के वो कपड़े बनवा के भारत में ही बेच देते थे, जिससे कि भारतीयों को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता था, क्योंकि उनको भी बनाने के लिए जब तक कपास नहीं मिलेगा वो कपड़े कैसे बनाएंगे, जब 90% अगर ब्रिटिशर्स ही ले जाएंगे तो। विकास, मार्क्सवादी लेखकों का मानना है कि भारत का सही विकास तभी होगा जब किसान और मजदूर आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए उनको आर्थिक और सामाजिक समानता की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब हम आज भी कह सकते हैं कि आज भी हम लोग देख सकते हैं कि किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो समानता जो मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिली है, मतलब अभी भी विकास होना बाकी है। चलिए सर, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।